हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी प्रीवियस लेक्चर जो है वो अब्रप्ट ही एंड करना पड़ा था. ओके, सो इन टुडेज लेक्चर वी विल कंटिन्यू वेयर वी हैड लेफ्ट प्रीवियसली. सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे द प्रॉपर्टीज, मतलब डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स और वेरियस पैरामीटर्स पे हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे. हमने नेचर देखा, हमने स्ट्रक्चर देखा, हमने कंपोजिशन देखा था. नाउ वी विल टॉक ऑफ प्रॉपर्टीज, जहाँ पे प्रीवियस लेक्चर एंड हुआ था. सो नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ प्रॉपर्टीज, ओके, नाउ कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, दे आर एंटायरली द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स. ओके, प्रॉपर्टीज आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स. सो अगर जो मुझे आपको एक एग्जांपल देना हो तो जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन plus oxygen combine with each other to form water. Okay, अब आपको ये पता है हाइड्रोजन जो होता है ये एक्सप्लोसिव होता है. सो हाइड्रोजन इज एक्सप्लोसिव. ऑक्सीजन जो होता है इट सपोर्ट्स बर्निंग. बट इनका जो कॉम्बिनेशन है, जो वाटर बनता है, बेसिकली वाटर इनफैक्ट इट एक्सटिंग्विशेस फायर, राइट? So what we see over here is, we see that even though your constituents are explosive or they support burning, इनसे जो कंपाउंड बन रहा है, it has got altogether an opposite property, a different property. Now when we talk of mixtures में ऐसा नहीं होता. मिक्सचर्स में जो है इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज आर वेरी सिमिलर to the constituents, to the components or constituents. So जैसे फॉर एग्जाम्पल आप शक्कर ज्यादा डालते हो तो चाय मीठी हो जाती है. ऐसा नहीं होता ना, शक्कर ज्यादा डाल दी और चाय तीखी हो गई, ऐसा नहीं होता ना. शक्कर की जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी आपको मिक्सचर में भी दिखाई देती है. सो इन द केस ऑफ मिक्सचर्स वी से दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर retain their individual physical and chemical properties, but in case of compounds the properties of the compounds are entirely different from the properties of its constituents. ठीक है. अच्छा, इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड्स, सेपरेशन टेक्निक्स. मान लो कोई कंपाउंड है, कंपाउंड को अगर जो आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है, ओके, तो सिंपल फिजिकल मेथड से ये पॉसिबल ही नहीं है. वी विल नीड कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स, केमिकल मेथड्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस आउट. समझ में आया? सो कंपाउंड्स कैनॉट बी इजीली ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट्स, दैट इज नॉट इजी. ओके, बट व्हेन यू टॉक ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर्स के केस में ऐसा नहीं होता. मिक्सचर्स can be broken down into its components using physical methods. Okay, now आप कहोगे कि सर हम लोग चाय को कैसे उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते, क्योंकि आप चाय को बहुत ज्यादा कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब आप उसको हीट कर रहे हो. तो हीट करने पे ऑब्वियसली कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस होते ही है, बट इट इज स्टिल अ मिक्सचर. ओके, but there are still some chemical reactions that take place when you heat tea. Okay, so that is why tea को आप individual components में नहीं break कर सकते. Okay, but कोई और mixture हुआ तो उस mixture को आप individual components में बहुत आराम से break कर सकते हो. For example, मान लो आपके पास iron filings है. Okay, you have iron filings and इसमें आप sand add करो. If you add sand to it, आप इन दोनों का आराम से सेपरेट कर सकते हो ना. पुट अ मैग्नेट ओवर हियर, सारे आयन फाइलिंग्स उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे. सो यहां पे हमें क्या रियलाइज हो रहा है? यहां पे हमें ये रियलाइज हो रहा है कि दिस मिक्सचर कैन बी इजीली ब्रोकन डाउन इनटू कंपोनेंट्स बाय सम फिजिकल मेथड्स. ओके, लास्ट वन इज एनर्जी चेंजेस. ओके, ओके, नाउ जब एनर्जी चेंजेस की हम लोग बात करते हैं तो ओके,
When the compound is formed, during the formation of compound, during compound formation, okay, energy is either absorbed or released. Energy is either absorbed or released. ओके, बट व्हेन वी टॉक ऑफ मिक्सचर फॉर्मेशन के दौरान जरूरी नहीं कि एनर्जी अब्सॉर्ब हो या रिलीज हो. सो ड्यूरिंग मिक्सचर फॉर्मेशन एनर्जी चेंजेस माइट नॉट टेक प्लेस, या फिर एनर्जी चेंजेस जो द एनर्जी चेंजेस विच माइट टेक प्लेस, वो एनर्जी चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं होंगे. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जो कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो शायद बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो सकती है, बट ड्यूरिंग मिक्सचर फॉर्मेशन एनर्जी चेंजेस आर नॉट सिग्निफिकेंट. आर नॉट सिग्निफिकेंट. ठीक है. सो हमने टोटल इन 6 पॉइंट्स जो है या 6 पैरामीटर्स पे हम लोगों ने कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स को हमने डिस्कस किया हुआ है. ओके, एग्जाम्पल, वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड एंड एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर. ठीक है. कई बार आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि व्हाई इज एयर अ मिक्सचर, एयर मिक्सचर होने के रीजंस क्या है. सो हमें ये पता है ना कि एयर का कंपोजिशन. सो व्हाई इज एयर कंसिडर्ड एज मिक्सचर, नाउ द रीजंस आर सिंपल. सबसे पहला रीजन ये है कि कंपोजिशन ऑफ एयर इज नॉट सेम एवरीवेयर. जैसे मैंने आपको बताया था, ये कंपोजिशन ऑफ एयर इज नॉट सेम एवरीवेयर, नॉट सेम एवरीवेयर. अच्छा, मोरेवर एयर के जो दो मेजर कंपोनेंट्स है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू फिजिकल मेथड. सी, सेपरेशन टेक्निक में हमने देखा है ना, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स यूजिंग फिजिकल मेथड्स. तो एयर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स यूजिंग फिजिकल मेथड्स. सो एयर जो है can be separated into components, majorly basically oxygen plus nitrogen, using physical methods. जो हम लोग इस चैप्टर में फिर बाद में later on we will look at that method. Okay, so it can be broken down into oxygen and nitrogen using physical methods. Okay, तीसरी चीज जो है कि एयर के अंदर, एयर is basically a combination of, majorly a combination of oxygen and nitrogen. ये दोनों जो है दे रिटेन देयर प्रॉपर्टीज. सो इवन दो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ मिक्स्ड है, बट फिर भी ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है दैट इट सपोर्ट्स कंबशन, वो होता ही है. एंड एट द सेम टाइम नाइट्रोजन जो एयर में प्रेजेंट होता है, तो काफी सारे बैक्टीरियाज जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, राइट. तो इवन दो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ मिक्स्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दे रिटेन देयर प्रॉपर्टीज. हमने यही कहा है ना, मिक्सचर्स में प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो एयर की जो प्रॉपर्टीज होती है, दोज आर सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ओके, सो ये जो पॉइंट्स मैंने कहे हैं ना, यहां पे तो मैंने शॉर्ट में लिखे हुए हैं, बट आप वीडियो को पॉज करके उन पॉइंट्स को लिखते जाना. ओके, प्लीज राइट डाउन दोज पॉइंट्स. ओके, अच्छा, वन मोर थिंग, when the air is formed, air किन किन से बनता है? Air is formed using various gases. Now जब air बनता है तो no chemical reaction takes place. So during, अच्छा, air formation involves no chemical reactions. एयर फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स नो केमिकल रिएक्शंस. ओके, ठीक है. सो दैट इज वाई हमने जो इतनी सारी अभी मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज देखी है, वो सारी प्रॉपर्टीज जो है वो एयर के लिए एप्लीकेबल है. एंड बिकॉज वो प्रॉपर्टीज जो एयर के लिए एप्लीकेबल है, तो दैट इज वाई वी से दैट एयर इज अ मिक्सचर.
Okay. By the same logic, we can say that water is a compound. एक तो सबसे पहले वाटर जो होता है, अलग अलग पॉइंट्स देखता है. वाटर के अंदर जो कंपोजिशन होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, वो फिक्स्ड होता है. सो आई कैन राइट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज फिक्स्ड. एंड ऑक्सीजन इज फिक्स्ड. अच्छा, सेकेंड, अब आपको पता है कि वाटर कैन नॉट बी इजीली ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट्स. ओके, सो द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड. सो आप पानी में से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आराम से सेपरेट नहीं कर सकते. द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड, बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स. ठीक है. अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी. द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर डिफरेंट एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. देखो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस होता है, बट वाटर जो होता है वो लिक्विड होता है. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये कंबशन को सपोर्ट करता है, वाटर डज नॉट सपोर्ट कंबशन. सो प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट, वाटर बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन हैज टू टेक प्लेस. सो वाटर फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन. इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन. ठीक है. So because of all these 4 points, water is considered a compound. Okay. Now, जब भी आपको पूछा जाए कि why is this substance considered a compound and or why is that substance considered a mixture, तो ये हमेशा ये 4 पॉइंट्स पे उनको एनालाइज करो. 4 पॉइंट्स आप कंपोजिशन देखोगे, सेपरेशन टेक्निक्स देखोगे, आप देखोगे कि उसको बनाने के लिए कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है या नहीं है, एंड देन यू विल फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज, वेदर द प्रॉपर्टीज आर सेम और डिफरेंट. अच्छा, इसी लॉजिक से इफ आई आस्क यू अलॉय, ओके, ठीक, अलॉय जो होता है, अलॉय आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल स्टील है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है. सो ब्रास जो होता है इट इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक. स्टील जो होता है इट इज आयरन प्लस कार्बन. ओके. ब्रॉन्ज जो होता है इट इज कॉपर प्लस टिन. ओके. अच्छा, इनफैक्ट आप गोल्ड खरीदने जाते हो तो व्हेन यू से 24 कैरेट, ओके, दैट विल बी प्योर गोल्ड, बट 23 कैरेट, 22 कैरेट, तो उसमें ना सम अमाउंट ऑफ कॉपर इज मिक्स्ड. समझ में आया ये आपको? सो व्हेन आई से 22 कैरेट gold, that is also a mixture of gold plus copper. तो आप इसको क्या बोलोगे? alloys क्या है? whether they are mixtures or they are compounds. ना सबसे पहली चीज, when we talk of gold, तो 22 कैरेट भी पॉसिबल है, 23 कैरेट भी पॉसिबल है, 21 कैरेट भी पॉसिबल है. तो इसका मतलब गोल्ड एंड कॉपर का कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं है ना. सो आई कैन राइट कंपोजिशन इज नॉट फिक्स्ड. फिक्स्ड. अच्छा, सेकेंड, अच्छा, ये जो कॉपर इसके साथ आप मिक्स भी करते हो तो भी गोल्ड जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन करता है ना, वो उसके बावजूद भी शाइन करता ही है ना. सो आई कैन राइट सिमिलरली स्टील इज हार्ड. ओके. ब्रास की जो प्रॉपर्टीज होती है, ब्रास के अंदर क्या होता है कि जब ब्रास को आप एसिड के साथ रिएक्ट करते हो, when brass reacts with acid or when you pour acid on brass, तो zinc will react with acid but copper will not react with acid. तो क्या हो रहा है कि properties of constituents are retained. Okay. Gold and copper can be separated, or these can be separated using physical methods.
separation is using separation possible using physical methods. And because separation is possible using physical methods. अच्छा, फोर्थ पॉइंट, स्टील बनाने के लिए या ब्रास बनाने के लिए या ब्रॉन्ज या 22 कैरेट गोल्ड कोई केमिकल रिएक्शन नहीं इन्वॉल्व होता. ओके, सो नो केमिकल रिएक्शन इज involved during formation. So because ये जो चारों प्रॉपर्टीज है, ये चारों पॉइंट्स जो है, ये चारों पॉइंट्स यू कैन सी दे आर एप्लीकेबल फॉर mixtures, and because these points are applicable for mixtures, I can say that alloy is a mixture. Okay, mixture of metals. Fine. ठीक है. सो यहां पे alloy का भी जो सेक्शन है ये खत्म होता है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, नाउ वी विल लुक एट समथिंग कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशंस. नाउ ट्रू सॉल्यूशंस. नाउ ट्रू सॉल्यूशंस क्या होता है? सबसे पहले तो इट इज अ मिक्सचर. ओके, इट इज ऑल्सो होमोजीनियस. And it involves at least 2 or more components. Okay, usually we will always talk about 2 components. किसी भी मिक्सचर में हमेशा 2 components involved होता है, and it is homogeneous in nature. दो जो components होते हैं, इन 2 components को the names are given to them. Okay, say for example you dissolve salt in water. So you have salt, you add salt, and ये जो salt है ये इसमें dissolved होगा मान लो. Okay, now when you dissolve salt in water, okay, on dissolving salt in water, इसमें salt जो होता है, salt is called as solute, and water जो होता है, ये water बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है ना, वाटर इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट. ऐसा नहीं होता ना, मान लो आपको सॉल्ट वाटर बनाना हो तो ऐसा नहीं होता ना आपने ग्लास भर सॉल्ट दिया एंड उसमें 1 चम्मच पानी ऐड किया. ऐसा नहीं होता. आप ग्लास भर पानी लेते हो एंड उसमें 1 चम्मच सॉल्ट ऐड करते हो. तो सॉल्यूट जो है, दिस सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज. एंड सॉल्वेंट जो होता है, दिस सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज. प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी. ठीक है. नाउ नॉर्मली किसी भी सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करती है सॉल्यूट पे. सो आई कैन से सॉल्यूट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक to the solution. So even though solute जो होता है, it is present in small quantity, but इसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके लिए सॉल्यूट रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये सॉल्टी आपको लगता है, इसका टेस्ट सॉल्टी होता है, वो पानी के वजह से सॉल्टी नहीं होता, ये सॉल्ट के वजह से सॉल्टी होता है. राइट. वैसे ही आप पानी में शुगर ऐड करोगे तो आपको मीठा लगेगा, बट मीठा वो पानी के वजह से मीठा नहीं लगता, वो तो आपको शुगर के वजह से मीठा लगता है. तो नॉर्मली सॉल्यूट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक टू द सॉल्यूशन. ओके, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. व्हेन आई से रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट कितना है, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास एक ग्लास है एंड सेकेंड इसमें एक पूरा पानी का टैंक है. ओके, दोनों में आप 1-1 चम्मच सॉल्ट डालते हो, तो ग्लास के पानी को आप टेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली वो आपको सॉल्टी लगेगा, यू विल नॉट बी एबल टू ड्रिंक इट. बट पूरे टैंक वाले पानी में बस आप 1 चम्मच सॉल्ट ऐड करो तो आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपको नॉर्मल पानी जैसा ही लगेगा. द रीजन इज बिकॉज कि दोनों में अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज सेम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज सेम, बट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज डिफरेंट ना.
तो इसलिए व्हेन आई से प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन डिपेंड अपॉन रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट की कितना सोल्यूट प्रेजेंट है एज रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, इसको कहा जाता है डिपेंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन यही मेजर करता है द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सोल्यूट कितना प्रेजेंट है। ओके ठीक है। अच्छा, नाउ देर आर फ्यू मोर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सोल्यूशंस। सी ये सोल्यूट पार्टिकल्स यू कैन नॉट सी देम, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज particles of solute are not visible, of solute are not visible to naked eye or even under microscope. That is why we say it is homogeneous. Homogeneous मतलब single phase होता है। आप जैसे पानी में सैंड ऐड करो तो वो हेट्रोजीनियस होता है, आपको सैंड पार्टिकल्स दिखाई देता है। आप पानी में स्टार्च ऐड करो तो दैट इज हेट्रोजीनियस, क्योंकि स्टार्च पार्टिकल्स जो है वो आप माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हो। बट पानी में अगर जो आप सॉल्ट ऐड करते हो तो आपको सॉल्ट दिखाई ही नहीं देगा, आपको बस सिंपल पानी दिखाई देगा। सो दैट इज वाई वी से दैट ट्रू सोल्यूशंस आर होमोजीनियस इन नेचर। ओके, नाउ व्हेनेवर वी टॉक ऑफ सोल्यूशन, सामने हमेशा लिक्विड दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि लिक्विड में कोई सॉलिड डिसॉल्व करो तो वो बन जाएगा सोल्यूशन। ऐसा नहीं है, यू कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सोल्यूशंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा ना 22 कैरेट गोल्ड, उसमें आपको बस गोल्ड ही दिखाई देता है, कॉपर नहीं दिखाई देता। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन, जहां पे कॉपर पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाते हैं गोल्ड के अंदर। ओके, या फिर ब्रास, ब्रॉन्ज, अलॉयज जो होते हैं, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड सोल्यूशन। दे आर ऑल्सो होमोजीनियस इन नेचर। सिमिलरली गैशियस सोल्यूशंस भी होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर है। ओके, एयर में भी अलग अलग कंपोनेंट्स कहां पे आपको दिखाई देता है, आपको बस एक सिंगल, मतलब यू कैन ओनली फील एयर, एयर ऐसे आपको होमोजीनियस दिखाई देता है, करेक्ट। सो एयर इज एन एग्जांपल ऑफ अ गैसियस सॉल्यूशन। फाइन, ओके। ना आप कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं सॉल्यूशन की, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस। ओके, ना सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि सॉल्यूशंस, हम लोग अब अज्यूम कर रहे हैं कि सॉल्यूशंस आर अ सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। ओके, यही अभी अज्यूम करो, यही पिक्चर आपके सामने रखो, राइट इट एज लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज सॉल्यूशंस इज ऑलवेज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट and transparent. अच्छा, that is light can easily pass through it. There will be no scattering of light. Light can easily pass through it. Pass through it. No scattering. अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, जैसे सुबह सुबह अगर जो आप जाओगे ना, बाहर निकलोगे, अच्छा ट्रीज, या फिर आप ऐसे इमेजिन करो कि विंडो ना बंद है एंड विंडो की ना बहुत ही छोटा सा स्लिट जो है विंडो का आप ओपन करो। ओके, सो डार्क रूम है, सुबह की फर्स्ट रेज आ रही है, ओके, या सनलाइट की थोड़ी बहुत ही रेज अंदर आ रही है उस विंडो के छोटे से होल से या स्लिट से, तो आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं ना। वो ना डस्ट पार्टिकल्स इसलिए दिखाई देता है क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स जो है वो उस लाइट को स्कैटर कर देता है। एंड ये क्यों होता है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स आर लार्ज इन साइज। ओके, बट व्हेन वी टॉक ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर ये जो पार्टिकल्स होता है, दीज सॉल्यूट पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। एंड ये सेकेंड रीजन है जो फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करेगा। सॉल्यूट पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन to extremely small size.
दे आर ब्रोकन डाउन टू एक्सट्रीमली स्मॉल साइज. ओके, इनका जो साइज होता है इट इज ऑफ द ऑर्डर 1 नैनोमीटर, दैट इज 10⁻⁻9 meters और दिस. इनका जो डायामीटर होता है वो इतना छोटा होता है. ओके, सो बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मॉल दे कैन नॉट स्कैटर लाइट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट पॉसिबल. सो दैट इज वाई ट्रू सोल्यूशंस जो होते हैं वो उनसे लाइट बहुत ही आराम से पास हो जाती है. स्कैटरिंग, लाइट की स्कैटरिंग जो है वो नहीं हो पाती. ओके फाइन. नाउ द थर्ड पॉइंट. ओके, आप जब फिल्टर ऑफ करते हो ना, इसको फिल्टर करते हो, तो सल्यूट पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से भी पास हो जाता है. सो आई कैन राइट दिस, सल्यूट पार्टिकल्स can pass through filter papers, and because they can pass through filter papers, okay, आप नॉर्मल फिल्टरेशन से सल्यूट पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते. अब सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो साइज में बहुत बड़े होते हैं, तो आप फिल्टरेशन करते हो तो सैंड पार्टिकल्स पानी से सेपरेट आउट हो जाता है. बट मान लो कि सॉल्ट आप डिसॉल्व करो या शुगर डिसॉल्व करो पानी में और आप उसको फिल्टर करते हो, तो शुगर पार्टिकल्स सेपरेट आउट नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे घर पे नींबू पानी बनाते हो, आप उसमें शुगर, सॉल्ट, नींबू वगैरह सब ऐड करते हो. ओके, एंड फिर किसी को सर्व करने से पहले आप उसको फिल्टर करते हो ना. आप जब फिल्टर करते हो उसको सीव से हम लोग पास करवाते, गार्निंग मत ना पड़ते पास कर दो, बराबर. हम लोग फिल्टर करते हैं उसको, तो क्या होता है कि जो नींबू के सीड्स होते हैं वो रह जाते हैं. बट ऐसा नहीं होता ना कि शुगर पार्टिकल्स भी ऊपर रह गए. आप नींबू पानी को, फिल्टर्ड नींबू पानी को टेस्ट करते हो तो टेस्ट आपको सही आता है. शुगर का भी टेस्ट आता है, सॉल्ट का भी टेस्ट आता है. इट मीन्स सल्यूट पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर्स. दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट थ्रू सिंपल फिल्टरेशन. फिल्टरेशन से सेपरेट नहीं कर सकते. ओके, फिर ट्रू सोल्यूशन इज ऑल्सो होमोजीनियस, ये हमने ऊपर दिखा ही था. ओके, अच्छा, नेक्स्ट द लास्ट पॉइंट इज देन हाउ कैन यू रिकवर सल्यूट पार्टिकल्स. आपको सल्यूट पार्टिकल्स वापस कैसे मिल सकता है. सो देर आर टू प्रोसेसेस. वन इज आइदर थ्रू इवेपोरेशन, जैसे आप सी वाटर को इवेपोरेशन करते हो, सी वाटर का, तो आपको सॉल्ट मिल जाता है. या फिर क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन मतलब जो डिसॉल्व्ड सॉल्ट पार्टिकल्स है या शुगर पार्टिकल्स है, उनको आप समहाउ एक साथ लेके आओ सो दैट वो बड़ा पार्टिकल फॉर्म करेंगे. एंड बड़ा पार्टिकल फॉर्म करने के बाद दे विल फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, विच मीन्स, मान लो ये सॉल्ट है. ओके, इसके अंदर आपने ये ये वाटर है, इसके अंदर ये सॉल्ट आपने डिसॉल्व किया हुआ है. समहाउ इन सॉल्ट पार्टिकल्स को पास में लेके आओ सच दैट क्या होगा, ये सॉल्ट पार्टिकल्स पास में आ जाएंगे, तो अभी जो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स है ये थोड़ा ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे. एंड ये बड़ा स्ट्रक्चर जो है फिर पानी इसको होल्ड नहीं कर पाएगा. सो दिस विल फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, ये नीचे आ जाएगा. ओके, या फिर एटलीस्ट इट विल नो मोर बी अ सल्यूट. इट विल, व्हाट आई मीन इज, इट विल नो मोर बी इन डिसॉल्व्ड स्टेट. ये डिसॉल्व्ड स्टेट में नहीं होगा, नॉट इन डिसॉल्व्ड स्टेट. यहां पे सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व्ड स्टेट में है, तो समहाउ अगर जो आप इन पार्टिकल्स को पास में ला सकते हो तो ये दे विल फॉर्म अ बिग लंप, बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे. सैंड पार्टिकल्स कितने बड़े होते हैं जो दिख जाते हैं आपको, इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा. एंड ये स्ट्रक्चर बनने के बाद ये अनडिसॉल्व्ड स्टेट में होगा. अनडिसॉल्व्ड स्टेट में होगा तो हम लोग फिर फिल्टर ऑफ कर सकते हैं ना इसको. ये देखो साइज बड़ी हो गई, तो अब आप अगर जो फिल्टर पेपर से पास कराओगे तो ये पार्टिकल्स पास नहीं होंगे. सो नाउ दीज कैन बी सेपरेटेड. इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन. एंड ये क्रिस्टलाइजेशन करवाने का एक तरीका ये होता है कि आप टेम्परेचर चेंज करो. ओके, हम लोग आगे इस चैप्टर में आगे क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा. एंड इवेपोरेशन क्या होता है ये तो आपको पता ही है. सो इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन कैन बी यूज्ड to separate solute from solvent.
ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर ट्रू सॉल्यूशंस. ये आपको समझ में आया है. ट्रू सॉल्यूशंस की जो प्रॉपर्टीज है ये भी आपको समझ में आई है. ओके. मैंने आपको ये कहा था कि पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई और माइक्रोस्कोप. अच्छा, माइक्रोस्कोप मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ओके. दे आर ओनली विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना बहुत ही छोटी चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए यूज किया जाता है. सो दे आर ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है. ओके. they can be observed only under electron microscope. So I hope you have understood whatever we have done covered in today's lecture. Okay. In the next video I'll talk about the different types of solutions and how do you find out the concentration. किसी भी solution का जो concentration है वो किस तरह से find out किया जाता है. ठीक है. Okay. We will stop over here. Okay. चलो, बाय एवरीवन.